सभी एएनएम बहनों को स्वागत है आज के क्लास में। आप सभी अपने एएनएम की जॉब के लिए अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि सबको जॉब की ज़रूरत होती है। जिसे भी जॉब नहीं है उसे पता है कि हमें कितनी ज़रूरत है जॉब का, क्योंकि आपने 10th किए, 12th किए, एएनएम का डिग्री लिए, उसमें कितनी दिक्कतें सामना करना पड़ता है और इसका एक ही फाइनल रिजल्ट है जॉब लेना। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका क्लासेज चल रहे हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं। मॉर्निंग के क्लासेज में आप लोगों को रीजनिंग का क्लास हो रहा है, जिसमें कि 2 रीजनिंग का क्लासेज हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लासेज ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको रीजनिंग का जो भी क्लास छूटा है वो मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग बताया जा रहा है। आपने पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में बना कर आइएगा। एक बार उसे पढ़िएगा, क्लास लेक्चर को एक बार आप नोट्स पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको आएगा। अगर आपको इस बार रिजल्ट चाहिए, एएनएम में अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का क्लासेस चल रहे हैं सारे सब्जेक्ट का। इस बार जो आप लोगों का नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा, अगर आपको इस बार रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि हम एक ही दिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा देते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं। जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है उस टॉपिक को पहले करवाते हैं, उस टॉपिक में हम आपको बता देते हैं क्लास ग्रुप में कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमें पता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बीटीएससी एएनएम में भी आया था और 8853 वाली जो बिहार की बहाली थी एएनएम में, उसमें भी आया था क्वेश्चन। तो आप लोगों में भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इसी नोट्स से, और जो हम आपको टॉपिक बताएंगे उसी टॉपिक से। तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़िएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन, वैसे तो हम ये क्वेश्चन कर लिए थे लेकिन हम एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे क्या है, यहाँ से जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, उसके आगे चलेंगे। कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है, हमने आपको बताए थे और आप सबको भी पता है क्या, कि गर्भ अवस्था 9 महीना की अवधि या अंतराल को माना जाता है, और इसको 9 महीना भी कहा जाता है, दिन में 280 दिन भी कहा जाता है, और इसमें और भी बहुत सारे थे। किस किस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, 4 ऑप्शन थे, चारों आपका सही था। इससे पहले वाले क्लासेज में हमने आपको बताए थे, वो क्लास आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो उसी 9 महीना को 3 टर्म में बांटा जाता है। पहला तिमाही, जिसको प्रथम ट्राइमेस्टर, द्वितीय ट्राइमेस्टर, तृतीय ट्राइमेस्टर कहते हैं। पूरे एक्सप्लेन के साथ हम आपको बताते चलेंगे। जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन फिगर की ज़रूरत होंगे वहाँ पर विथ फिगर हम आपको समझाएंगे। ये नहीं कि नोट्स खोले आंसर बताते हुए चल गए, ये तो कोई भी कर सकता है। हम अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हुए लेकर चलेंगे। प्रथम तिमाही जो गर्भधारण होते हैं वहाँ से जो 3 महीना लिया जाता है, तो प्रथम तिमाही हुए। लेकिन महीना के टर्म में न देकर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या चीज़ में दे दिया है, तो सप्ताह में दे दिया है। किसमें? सप्ताह में दे दिया है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा? तो पहला तिमाही, अगर 3 महीना वाले जो गर्भधारण की प्रथम स्थिति होती है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, इसलिए 3-3 महीना करके बांटा जाता है। पहले 3 महीना में क्या बदलाव आए प्रथम ट्राइमेस्टर में, द्वितीय तिमाही में क्या बदलाव आए, तीसरे तिमाही में गर्भावस्था की क्या स्थिति आई, बच्चे में क्या परिवर्तन है, ये सब मतलब कि अलग अलग ट्राइमेस्टर में होते हैं। जब आप ड्यूटी पे जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेंगे, वो शब्द बोलेंगे स्पेसिफिक, उससे आपको पता चलेगा कि ये इस ट्राइमेस्टर में होता है। तो प्रथम तिमाही कितना होंगे? 12 सप्ताह। 12 सप्ताह 3 महीना हो ही गया, क्योंकि 12 सप्ताह के मतलब कितना हो गया, 4 सप्ताह 1 महीना होता है। तो इससे अगर कितना 12 सप्ताह दिया है, वही ना, ठीक है। मतलब कि अगर 4 से हम इसको 12 सप्ताह को डिवाइड करेंगे तो महीना आ जाएगा, 3 महीना आ गया। क्योंकि 4 सप्ताह मतलब 28 दिन हुआ ना, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताह में 28 दिन। तो इस तरीके से मतलब कि 12 सप्ताह कितने, 3 महीना के बराबर हो गया। दूसरे जो तिमाही होंगे वो कब से शुरू होंगे? तो पहला
1 से 12 सप्ताह था या 12 सप्ताह तक थे, तो दूसरा कहाँ से होंगे? 13 से 28 सप्ताह। 13 से 28 सप्ताह लेंगे तो इसमें कितना आ गया? अप्रॉक्स अगर हम 28 में से क्या 13 को घटाए तो कितना आ गया? 5 1 15 आ गया ना। इस तरीके से मतलब कि आपका प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही 13 से 28वां सप्ताह जो चलता है उसको द्वितीय तिमाही कहा जाता है। उसी तरीके से तृतीय तिमाही, एक जगह सारा क्वेश्चन है, एक टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपकी कन्फ्यूजन ना हो जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो एक जगह वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका जो याद करने का तरीका है वो सही हो सकेंगे और आप आसानी से उसको याद रख सकते हैं। गर्भ अवस्था के समय काल का जो तृतीय अवस्था होती है वो कब से शुरू होंगे? 13 से 28 दूसरा था, तो तीसरा कब से होंगे? 29 से 40 के बीच में। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये हमारा कल का ही क्वेश्चन था। आज के क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होंगे। कल नहीं, कल तो आप लोग का जीके रीजनिंग हुआ था, सोम को हुआ था, क्योंकि संडे को हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर दिए थे। आज भी रीजनिंग का क्लास हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्लास हुए हैं। अगला है कि कौन से वर्ष में पहली बार भारत के जो एटीपी, क्या एटीपी एक्ट को वैधानिक रूप दिया गया, मतलब कि वैधानिक रूप से उसको मतलब कि दर्जा दे दिया गया है। तो किस वर्ष में एटीपी को वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था? तो ये 1971 में दिया गया था। कब? जब हमारे देश में वॉर हो रहा था। 1971 में हुआ था ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय ये मतलब कि अवैधानिक रूप दिया गया था। WHO से क्वेश्चन आ गया। WHO से क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। WHO क्या होता है? WHO हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आप देख कर ऑप्शन में तो रहेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो बता सकते हैं। और इसकी हम अगर बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, भारत में। अगर हम उसका मतलब कि प्रत्येक देश में भी छोटा छोटा मुख्यालय होता है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर, जो मुख्य हेड है, जो मुख्यालय होती है वो जिनेवा में है। ठीक है। और हाल ही में अमेरिका इससे बाहर हो चुका है। WHO के संगठन से अमेरिका बाहर हो चुका है। तो ये बात आप लोग जानकारी में रखिएगा। ये WHO को बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित गाइडलाइंस जारी करते हैं, जैसे कि कोरोना समय में बहुत सारा गाइडलाइंस WHO की तरफ से आता था। जैसे आप सुनते होंगे कि इतने गज की दूरी रखिए, और कोई जो वैक्सीन बन रहे थे तो वैक्सीन का अप्रूवल WHO के द्वारा दिया जाता था। किसी भी देश में किस रोग का उन्मूलन हो चुका है, मतलब कि समाप्ति हो चुका है, जैसे कि भारत में छोटी माता का लगभग समाप्ति के कगार पे है, ये घोषित भी कर दिए गया है। तो इस तरीके से मतलब कि ये सारे स्वास्थ्य संबंधित डिसीजन यहाँ से लिए जाते हैं। जिस देश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब रहते हैं तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से फंडिंग भी किए जाते हैं। चलिए अब मूल क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्या करें। WHO के बारे में आप लोग जान गए। इससे और क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और भी क्वेश्चन आएंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लासेस फिर से होंगे, पुराने हुआ था लेकिन वैकेंसी आने के न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो सारे चीज़ स्टार्टिंग से होंगे। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। सारे टॉपिक होने से आपको एक दूसरे से रिलेशन मिलेंगे और आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगे। आपके माइंड में सारे चीज़ रहेंगे, आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन करके आइएगा। कह रहा है कि WHO के अनुसार प्रसव पश्चात, जब प्रसव हो जाते उसके पश्चात मिली से अधिक की जो रक्त की हानि को प्रसव उत्तर रक्त के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कितना, मतलब कि डॉट मिलीलीटर दिया है, कितना प्रसव पश्चात WHO के अनुसार कितनी मिलीलीटर से अधिक रक्त की जो हानि होती है वो प्रसव उत्तर रक्त की परिभाषित करते हैं। तो वो कितना रक्त का अगर हानि हो तो 1000 मिली, यहाँ पर डॉट करके यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। वैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं।
इन क्वेश्चन तो समझना था। अगला है, यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करके और भी बताएंगे सर्वेक्स के बारे में भी। कह रहा है कि सर्वेक्स का पूरी तरीके से फैला हुआ क्या माना जाता है, मतलब पूरी तरीके से कब फैला हुआ मानिएगा आप, जब यह 10 सेंटीमीटर फैल जाएंगे, 4 सेंटीमीटर फैल जाएंगे, या 20 सेंटीमीटर फैल जाएंगे, या 14 सेंटीमीटर फैल जाएंगे। इसके बारे में हम लोग आंसर भी करेंगे, ऐसे आंसर आप लोग देख ही लिए होंगे। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग जानते हैं सर्वेक्स के बारे में। सर्वेक्स के बारे में चलिए हम आपको पूरी डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है, और भी इसके बारे में विद फिगर भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है और बहुत ही आसानी से आपका सिलेबस भी पूरा होंगे और समय से पहले आपका सिलेबस पूरा होंगे, आपको रिवीजन करने का भी समय मिलेगा और हम भी आपको साथ में रिवीजन करवाएंगे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़िएगा। हमने आपको नंबर दे रखे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर क्लास में जुड़िए। बहुत ज़्यादा फ़ी भी नहीं रखा गया है, बहुत कम, सबसे कम फ़ी में सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे जिस तरीके से आपका दोनों क्लासेज हो रहे हैं, चाहे मॉर्निंग वाला चाहे इवनिंग वाले क्लासेज हो रहे हैं। कह रहा है कि सर्विक्स, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, सर्विक्स को हिंदी में गर्भाशय का मुंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिससे गर्भाशय मतलब कि अंदर जाते हैं, गर्भाशय का जो मुख्य द्वार होंगे या प्रवेश जो जहाँ से स्टार्टिंग होते हैं उसको मुख्य कहते हैं ना। तो वही कह रहा है कि सर्विक्स को हिंदी में गर्भाशय का मुंह भी कहा जाता है। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। यह गर्भाशय और योनि के बीच का वह संकीर्ण भाग होता है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? तो ये मतलब कि यह गर्भाशय और योनि के बीच का संकीर्ण भाग है सर्विक्स, जो कि मतलब कि सर्विक्स का क्या काम है? तो ये गर्भाशय को और योनि मार्ग को दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसी कारण मतलब कि क्या गर्भधारण हो सकता है। अगर योनि मार्ग से स्पर्म नहीं जाएंगे तो गर्भधारण कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए ये मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है गर्भधारण के लिए। और सर्विक्स का मुलायमपन क्यों होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, और उससे तो क्वेश्चन ही थे, वहाँ पर जाएंगे तो अपने आप आंसर हमको मिल जाएगा। तो समझ गए, सर्विक्स गर्भाशय का मुंह भी कहा जाता है, मतलब मुख्य है जहाँ से स्टार्टिंग होते हैं, या गर्भाशय और योनि के बीच मतलब दोनों को जोड़ने का काम करता है, गर्भाशय को और योनि को। समझ गए? अब दिक्कत आपका नहीं होंगे। और वही सर्विक्स का जो बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि बल्कि सर्विक्स हो गया। बल्कि सर्विक्स किसको कहेंगे? बल्कि सर्विक्स का मतलब है कि सर्विक्स आमतौर से बड़ा है, जैसे कहते हैं नॉर्मल से बड़ा हो गया, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे अगर बड़ा है तो उसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? बल्कि सर्विक्स। क्या कहा जाता है? बल्कि सर्विक्स। आपको इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होंगे। उसके बाद है हाइपरट्रोफाइड सर्विक्स। इस सर्विक्स का अर्थ है कि सर्विक्स का अधिक विकास होना। हाइपरट्रोफाइड सर्विक्स का मतलब है, इसका अर्थ है कि सर्विक्स का अधिक क्या होना? विकास होना। इस तरीके से आपको एक एक चीज़ को समझाकर कहीं नहीं एक्सप्लेनेशन मिलेंगे जितना अच्छे से हम आपको बता दे रहे हैं। अगला है कि यूटेराइन सर्विक्स का अर्थ होता है कि गर्भाशय से जुड़ा हुआ सर्विक्स। जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ सर्विक्स है उसे यूटेराइन सर्विक्स कहा जाता है, ठीक है। सर्विक्स का क्या काम था वो समझ गए। सर्विक्स गर्भाशय का मुख्य कहा जाता है। सर्विक्स गर्भाशय और योनि मार्ग को जोड़ने का काम करते हैं। सर्विक्स का बहुत सारे प्रकार हम लोग देख लिए और भी इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुप्रसव। बहुप्रसव में क्या होता है? जब एक से अधिक बच्चे को जन्म दिया जाता है तो इसे बहुप्रसव कहा जाता है। इससे रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लेसेंटा रिलेटेड है, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कोई भी टॉपिक इस तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस टॉपिक के मास्टर हो जाइएगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अगर सिर्फ आप रटते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर तो अनंत है, कितना रटते जाइएगा, तो वहाँ पर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन आएंगे। लेकिन आपको मतलब कि सीमित सारे चीज़ देंगे, उसमें आपको डिटेल्स में समझा कर बताएंगे भी। तो क्या हो जाता है? कह रहे हैं कि सर्विक्स के बारे में पूरा समझ गए आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं सब समझ गए होंगे। कह रहे हैं
कि सर्विक्स को पूरी तरीके से फैला हुआ माना जाता है। कब? तो ये पूरी तरीके से जब वो 10 सेंटीमीटर फैल जाता है तब कहा जाता है कि सर्विक्स पूरी तरीके से क्या हो गया है, फैल गया है। मतलब कि पूरी तरीके से फैला हुआ सर्विक्स माना जाएगा जब वो 10 सेंटीमीटर फैला होगा तब। करेक्ट आंसर आपका मिल गया। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रीमिविडा में जो फोटोग्राफ में अव्यक्त चरण की अवधि होती है। फोटोग्राफ जिसमें कि गर्भ अवस्था की स्थिति को दर्शाया जाता है। आप लोग एएनएम के कोर्स के दौरान आप लोगों को असाइनमेंट करने के लिए दिए जाते होंगे, ये बोला जाता होंगे कि फ़ोटोग्राफ बनाइए, आप लोगों को कोर्स में भी पढ़ाए जाते हैं। वैसे फ़ोटोग्राफ का फिगर भी हम आपको होगा तो नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे, ठीक है। कह रहा है कि प्रीमिविडा में फोटोग्राफ में अव्यक्त चरण की अवधि कितनी होती है। तो इसका जो अवधि होती है वो आपका 4 घंटे की होती है। कितना का? 4 घंटे का अवधि होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है IICG फोटोग्राफ। कल हम आप लोग भी ध्यान बार दीजिएगा, हम आपको उसका फिगर हम आपको समझा देंगे। वैसे सब जानते होंगे फोटोग्राफ के बारे में भी। IICG की जो अर्थ आयु होती है वो कितनी होती है? 10 दिन की, 24 घंटे या 10 मिनट की। तो ये कितने देर की इसकी आयु होती है? तो ये आपका 24 घंटे तक के लिए होती है। कितना? 24 घंटे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, HCG से लेकर है। कह रहा है कि रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। HCG के बारे में अगर हम बात करें तो ये मतलब कि गर्भ अवस्था की स्थिति के बारे में बताता है। इससे रक्त और मूत्र को जब जांच करने के लिए डॉक्टर के पास जाते होंगे, गर्भ धारण की हुई महिला, तो वहाँ पर खून पेशाब जांच किए जाते हैं, तो उससे आपको बता देते हैं डॉक्टर की गर्भ अवस्था की स्थिति क्या है। उसमें वही HCG की मात्रा से पता चल पाता है, ठीक है। अधिकतम कितनी मात्रा होनी चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर HCG के बारे में भी डिटेल से चर्चा करें तो आपको बता ही देते हैं। तो मेनली हमने आपको बता दिया कि मतलब HCG से क्या होता है कि मतलब HCG मतलब कि इससे पता चल पाता है। तो वही कह रहा है कि रक्त और मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है गर्भ अवस्था में 10 से 30 दिन के मध्य में, या गर्भ अवस्था के 60 से 70 दिन के मध्य में, या 4 से 5 महीने या 4 से 5 दिनों के मध्य में। तो हमने आपको बताया कि इससे गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पता चलता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि रक्त और मूत्र में कब पहुंच जाता है HCG की अधिकतम मात्रा गर्भावस्था की किस अवधि में। तो ये कब पहुंचता है? तो ये गर्भ अवस्था के 60 से 70 दिनों में ये अधिकतम मात्रा पहुंच जाता है, जिससे कि गर्भावस्था की स्थिति के बारे में पता चल पाता है, ठीक है। अब समझिए, पूरी तरीके से हम आपको समझा दिए कि होता क्या है, आंसर भी मिल गया और क्या होता है ये भी हम आपको समझा दिए। इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों का सारे जो क्वेश्चन है वो हो रहे हैं। तो आप लोगों का अगर रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर प्रत्येक क्लास करिए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होंगे। और जो भी आपका फ्रेंड होंगे, वैसे आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं तो कॉलेज में तो पता ही है कि क्या होते हैं, उसमें ग्रुपिंग रहते हैं। आप लोगों के कांटेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो उसके पास भी शेयर करिएगा। जो बहुत दिन हो गए होंगे कॉलेज से निकला हुआ तो उसके कांटेक्ट टूट भी गए होंगे, फिर भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं, उसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, वो भी क्लास में जुड़ सके। और आपका अपना क्लोजली रहेंगे स्टूडेंट, तो जिस समय आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाएंगे तो उस समय आपको बेनिफिट हो जाएगा। कह रहे कि कितने सप्ताह की गर्भायु जो होती है उस पर गर्भाशय की ऊंचाई और जो सिफाइसिस प्यूबिस एवं नाभिक के बीच होगी? 12 सप्ताह, 8 सप्ताह या 16 सप्ताह के बीच। तो ये कब होती है? तो ये आपको 16वां सप्ताह कब होता है? तो 16वां सप्ताह में, ठीक है। तो इस सप्ताह के बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
चलिए प्लेसेंटा का क्वेश्चन आ गया। प्लेसेंटा के बारे में हम लोगों ने पिछले जो मिडवाइफरी के क्लास हुए थे वहाँ पर भी हम लोग जाने थे। आज भी हम आपको प्लेसेंटा के बारे में बताएंगे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं। कह रहा है कि प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह की दर होती है 500 मिलीलीटर पर मिनट। इसमें थोड़ा सा क्या हो गया है, ये आपका गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये टाइपिंग में गलती है। कह रहा है कि प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह की दर कितनी होती है। प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक रक्त की प्रवाह होती है। वो सारी चीज़ प्लेसेंटा के माध्यम से ही भ्रूण तक या कह लीजिए बेबी तक जो पहुंच पाता है, जैसे कि पोषण तत्व हो गए, ऑक्सीजन हो गए, रक्त हो गया, ये सब प्लेसेंटा के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो वही पूछ रहा है कि प्लेसेंटा में भ्रूण के रक्त प्रवाह की दर कितना होती है, मतलब किस रेट से पहुंचता है। तो ये आपका पहुंचता है 400 मिलीलीटर पर मिनट। प्लेसेंटा के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको प्लेसेंटा दिख रहा है ना, तो ये प्लेसेंटा का पार्ट है, यहाँ पर डिनोट करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जिससे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो नाभिक नाल है वो जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजन होंगे, ये सब पहुँचता है, भ्रूण तक पहुँचने का कार्य होता है प्लेसेंटा के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको बहुत ही बेहतरीन से सारे चीज़, जहाँ पर भी एक्सप्लेन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी फिगर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम आपको विद फिगर समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए सारे फिगर, सारे नोट्स बनाते हैं, सारे चीज़ आप लोगों के लाते हैं आप लोगों के रिजल्ट के लिए। तो आप लोगों का रिजल्ट निश्चित होंगे। सिर्फ आप लोग पढ़िए, जो आप लोगों को नोट्स क्लास मिलते हैं वो पढ़िए, और थोड़ा सा मेरा भी मेहनत सफल हो इसके लिए आप लोग अपने फ्रेंड्स से भी पास भी क्लास को शेयर करिए, उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और भी मेहनत करें और आपका रिजल्ट हो सके इस तरीके से आपके लिए और शॉर्ट नोट भी बना कर लाए, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम नज़दीक आने पर बेनिफिट मिले। वो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करें। अभी पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट भी आप लोगों को देंगे। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है। क्या कह रहा है कि ईडीडी की गणना के लिए सूत्र है, आखिरी ऑप्शन ए है, आखिरी एमसी मतलब कि मासिक धर्म, एमसी का पहला आखिरी एमसी का पहला दिन जो कि 180 दिन, या फर्स्ट एमसी की आखिरी। इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसको फिर से सही करवा के नेक्स्ट पीडीएफ में डालेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन देख लिए थे हम लोग क्या, और नहीं, उसमें दूसरा क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड है। तो क्या है कि प्रीमिग्रेविडा, क्या है, प्रीमिग्रेविडा लिखा है, प्रीमिग्रेविडा इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। प्रीमिग्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि होती है कितना। प्रीमिग्रेविडा में जो प्रसव की प्रथम अवस्था की जो अवधि होती है वो आपका 12 घंटे की होती है। कितने, तो प्रीमिग्रेविडा में जो प्रसव होती है उसके प्रथम जो अवस्था की अवधि होती है, समय अवधि होती है, वो कितने देर की होती है, तो 12 घंटे की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग ज़्यादा उबिएगा नहीं, धीरे धीरे हम लोग का रफ्तार बढ़ेगा, धीरे धीरे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। एक ही बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोगों को भी बर्डन लगेगा और रुचि कम हो जाएंगे। कम स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट कम क्वेश्चन करते करते धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। आप लोगों का भी बहुत सारे का पढ़ाई छूट गया था, बहुत सारे अब धीरे धीरे पढ़ाई में रन अप में आएंगे, धीरे धीरे अपना मोटिवेशन लाएंगे जॉब के लिए, और धीरे धीरे अपने समय निकालेंगे पढ़ने के लिए। आप लोग भी अपना रूटीन सही कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप सबको बहुत सारा काम वर्क रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट
बहुत सारे अगर हम बात करें आप सब तो घर का वर्क और उसके बाद कहीं ड्यूटी भी कर रहे होंगे, तो उस सब का भी वर्क रहता है। प्राइवेट में भी बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टर ऐसे होते हैं जो प्राइवेट में कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब करते हुए भी बहुत सारे पढ़ते हैं। तो इसलिए आप लोग एक समय फिक्स करिए, इसलिए हम आपको क्लास ग्रुप में जोड़ देते हैं, जिससे कि आप कभी भी क्लास को देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नहीं हुआ, प्रेमी ग्रेविडा था, अब यहाँ पर आ गया मल्टी प्रेविडा। हमने अभी आपको जो थ्योरी वाला पोर्शन दिखाए थे वहाँ पर था प्रेमी ग्रेविडा, वो नोट्स भी हम दे देंगे आपको, और मल्टी प्रेमिगिडा वहाँ पर था, वहाँ पे हमने आपको बताए थे, ठीक है। तो वही से क्वेश्चन यहाँ पर आया है, कह रहा है कि मल्टी प्रेविडा में प्रसव की प्रथम अवस्था की अवधि लगभग कितना होती है। तो इसका जो अवधि होती है ये 6 घंटा का होता है। प्रीमी ग्रेविडा की 12 घंटे की, और मल्टी प्रेमिगिडा की जो प्रसव की जो अवधि होती है वो लगभग कितना होती है, तो 6 घंटा की होती है। कन्फ्यूज मत करिएगा, दोनों एक जगह इसलिए रखे हैं कि प्रेमी ग्रेविडा की जो प्रसव की अवधि है वो 12 घंटे, और जो मल्टी प्रेविडा होती है उसकी अवधि 6 घंटे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शिशु पोस्ट अवधि शिशु कहलाते हैं। इसमें से कौन सा शिशु पोस्ट अवधि जो है वो शिशु कहलाता है, मतलब कि कब शिशु कहे जाने लगता है, कहने का ये अर्थ है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। 36 से 38वें सप्ताह तक, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। शुरू में जायोड फॉर्मेशन होते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण कहे जाने लगता है धीरे धीरे, जब उसका गर्भाशय बढ़ने लगता है धीरे धीरे, तो उसके बाद हम लोग कब शिशु कहेंगे यही आपसे पूछ रहा है। और भ्रूण कब कहे जाते हैं, ये पिछले जो क्लास किए थे मिडवाइफरी के वहाँ पे क्वेश्चन था। यहाँ पर है कि शिशु कब कहलाते हैं, ये क्वेश्चन है। इसलिए कहते हैं कि सारा जो क्लासेज है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आपको सारे क्लासेज करनी चाहिए, तभी आपको सारे चीज़ों को लिंक कर पाइएगा और आप सारे चीज़ों को समझकर अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में आंसर कर पाइएगा, कन्फ्यूजन कम रहेगा। तो क्या है कि कब कहे जाते हैं, 36 से 38वें सप्ताह के गर्भाव में या 42वें सप्ताह के अधिक को, जो जब गर्भा हो जाती है, मतलब गर्भधारण का तब, या 33 से 35वें सप्ताह के गर्भावस्था की स्थिति को, तो किस स्थिति में शिशु कहा जाता है, तो ये कहे जाता है 42वें सप्ताह से जब अधिक हो जाते हैं तब उसको शिशु कहा जाने लगता है। जो शिशु पोस्ट की अवधि होती है वो क्या है, तो 42वें सप्ताह से अधिक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है ब्रैक्सटन, क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होता है। जो ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन है, संकुचन मतलब क्या होता है, सुकड़ना। मान के चलिए कि कोई चीज़ ऐसे फैलाव है, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, कम हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, संकुचन कहा जाता है, मतलब कि कम हो रहा है, फैलाव मतलब बढ़ रहा है। वही कह रहा है कि ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होता है कब, 16वें सप्ताह के आसपास में, या 24वें सप्ताह, 8वें सप्ताह, या 4वें सप्ताह। अब कहिए सर इसमें तो जितना क्वेश्चन कहिए सब में सप्ताह ही सप्ताह आ रहा है, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। क्लास करिए, एक बार नोट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं करवा देते एक दिन में 50-60 की, आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत होंगे। लिमिटेड क्वेश्चन 25 से 30 के अप्रॉक्स में अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी, अगर आप लोग पढ़ने के टेंडेंसी बढ़ाते हैं तो उसको आप लोग जैसे पढ़ते हैं 2-3 घंटा, जब दूसरे टाइम पढ़ने बैठते हैं तो लेक्चर का जो PDF है उसको ओपन करिए, जितना तक करवाए उसको पढ़ लीजिए, अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना 2 से 3 बार पढ़ा जाता है तो वो दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है। आपको एप्पल का मीनिंग क्यों अभी तक याद है, उसको आपने बहुत बार रिवीजन किया है, यही रीज़न होता है। तो इसी तरीके से जो ज़्यादा रिवीजन करता है उसको याद रहता है। तो ये कब हो जाएगा, 16वें सप्ताह के आसपास, 24वें, 8वें या 4वें सप्ताह के पास,
तो ये कब होता है? तो ये 8वें सप्ताह के आसपास में होता है। कब? 8वें सप्ताह के आसपास में ब्रेक्सटन हेक्स संकुचन प्रकट होता है 8वें सप्ताह के आसपास में। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ रहने देते हैं। आईयूडी के बारे में करते कुछ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आईयूडी के प्रवेशन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से कल के क्लास में बताएंगे, कैसे इसको लगाया जाता है, योनि मार्ग से लगाए जाते हैं, उसका फिगर भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, किस शेप का रहता है, किस शेप का रहता है, इस पर अलग से मतलब कि इस पर बहुत डिस्कशन होंगे। तो कल के क्लास में यहाँ से कंटिन्यू होगा।